नमस्कार दोस्तों। मैं प्रीत चावला पॉलिटी की क्लास के अंदर आपका स्वागत करता हूं। हम जीके सेक्शन के अंदर इंडियन पॉलिटी का एक लेक्चर सीरीज शुरू कर रहे हैं। ठीक है, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो आपका एक एरिया रहता है और ज़्यादातर बच्चों की डिमांड रहती है कि पॉलिटी सेक्शन को बहुत अच्छे से किया जाए। ठीक है, तो हर टाइप के एग्जाम के अंदर ये आपके काम आने वाला है, चाहे तो वो आपके स्टेट लेवल का कोई एग्जाम हो, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी, राजस्थान। ठीक है ना। तो इसके अलावा कोई आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, तो उनके अंदर भी काफी रहेगा आपका। हर तरह की जो अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, चाहे तो यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं, जो आफ्टर जो फाइनल एग्जाम या जैसे ही हमारा लॉकडाउन पीरियड खत्म होगा उसके बाद हर यूनिवर्सिटी ने आगे एंट्रेंस के लिए एग्जाम कंडक्ट करने हैं, उनके लिए भी जी के सेक्शन में जो पॉलिटी का मेन कंसेप्ट रहता है वो यहाँ पर हम तैयार करवाने चाहते हैं। और वो बच्चे खास करके जो किसी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके अंदर जो उनका जो एक प्लेटफॉर्म, उनको एक अच्छा बेस या फाउंडेशन उनके लिए स्टार्ट हो सकता है, तो यहाँ से वो अपनी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है ना। तो प्रीत चावला पॉलिटी की सीरीज में आपको आज से हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट लेक्चर करने से पहले पहले आप लोगों को मैं ये बता दूं कि 1950 का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब हम लोगों ने अपनाया 1950 26 जनवरी को, तो उससे पहले यहाँ तक पहुंचते पहुंचते हमारे पास काफी सारे कॉन्स्टिट्यूशन और एक्ट हम लोगों पर आए। ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो हमारे देश के लिए तैयार किया जाता था 1773 से 1773 से लेके हमने 1947 तक बहुत सारे एक्ट देखे। उन्हीं एक्ट को सब कुछ, इतना सब कुछ गुजरने के बाद हमने जाके कहीं 1947 में 1946 लास्ट के अंदर कहीं हमने जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली शुरू की, और तब जाके संविधान, भारतीय संविधान जिसको हम पूर्णतः तौर पर भारतीय बोलेंगे, उस संविधान को बनाने की प्रक्रिया जो शुरू होती है और वो कहीं ना कहीं जाके 1949 में जाके पूरी होती है। ठीक है ना। तो 1949 के बाद जब इसको नवंबर 1949 के अंदर इसको पूर्ण कर लिया जाता है और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया जाता है। बहुत सारे देश यहाँ पर संविधान जिनका अपने पास था, उन देशों के संविधानों को हम लोगों ने स्टडी किया। भीम राव अंबेडकर जो हमारे कानून मंत्री भी रहे हैं पहले, वो हमारे संविधान निर्माता थे, तो उन्होंने काफी इसके ऊपर मेहनत की और जितने भी दुनिया में संविधान है उनमें से अच्छी अच्छी बातें, जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे, उन सबको हमारे संविधान के अंदर इसको डाला ताकि हम एक बहुत अच्छा लोकतांत्रिक संविधान अपने देश के नागरिकों को देख सकें। ठीक है ना। और लोकतंत्र की सबसे बड़ी परिभाषा यही है कि यहाँ पर जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए होता है। तो ये संविधान भी कुछ इस तरह से लिखा गया कि जैसे कि भारत की जनता ही अपने लिए संविधान का खुद निर्माण कर रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है प्रस्तावना। जो प्रस्तावना जो होती है, प्रस्तावना किसी भी आप अपनी पाठ्य पुस्तक, टेक्स्ट बुक का जो एक पहला पेज होता है उसके अंदर एक प्रीफेस लिखा होता है, या फिर हिंदी की टेक्स्ट बुक या हिंदी मीडियम की कोई भी एक आप बुक देखेंगे, उसमें प्रस्तावना शब्द का इस्तेमाल किया जाता है पहले पेज पर, और नीचे काफी आर्टिकल उसके बारे में लिखा होता है। प्रस्तावना हमें ये बताती है कि जिस पुस्तक को हम पढ़ने जा रहे हैं या जिस पुस्तक के बारे में हम वो प्रस्तावना पढ़ रहे हैं, उस प्रस्तावना के अंदर उस पुस्तक को अंदर बनाने के लिए या लिखने के लिए उसके क्या क्या उद्देश्य रहे हैं, उसके बीच में क्या, किन चीजों को, किन शब्दों को, किन मूल भावनाओं को समाहित किया गया है, तो ये सब उनका एक निचोड़ भर होता है। ठीक है ना। इससे हम अपने संविधान को मोटा मोटा, मोटे मोटे तौर पर उसका एक आंकलन कर सकते हैं कि हमारे संविधान में किन किन बातों को शामिल किया गया है। अब यहाँ पर हमारे पास जो पहला जो हमारे पास पेज है उसमें हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है कि प्रस्तावना के बारे में जो कुछ उद्देश्य और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो उसको हम स्टडी करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पर देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। अब यहाँ पर आप लोग कहेंगे उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है। देखिए बच्चों, कभी भी कोई भी आप संसद की कार्यवाही देखें और कोई कानून या फिर कोई एक बिल पेश किया जाता है, तो पहले उसके क्या होते हैं,
एटलीस्ट उसके कम से कम उसके प्रस्तावक तो होने चाहिए। कानून को बनाने जा रहे हैं या फिर हम कोई एक बिल संशोधन करना चाहते हैं, तो उसके आपको वहां पर प्रस्तावक होगा, कोई ना कोई उसको रखेगा पटल पर, संसद के पटल पर रखेगा कि इस पर कार्रवाई जरूर की जाए। और अगर वहां पर 543 सांसद हैं कुल मिला के, और किसी एक सांसद के द्वारा किसी एक बिल में संशोधन या संवैधानिक संशोधन के प्रति कोई प्रस्ताव रखा जाता है, तो कम से कम वहां पर कुछ लोग तो गिनती के तो हों वहां पर ऐसे कि उसको अनुमोदन करें। अनुमोदन का मतलब होता है कि हाँ, हम भी रजामंद हैं इसके बारे में संविधान के अंदर संशोधन करने में या फिर इसकी प्रस्तावना को आगे बढ़ाने में। ठीक है ना? तो एक तरह से उद्देश्य प्रस्ताव ये होता है कि इस भावना को लेकर मैं एक उद्देश्य रख रहा हूं, और अगर वो बाकी बैठे सांसदों में से कुछ सांसदों को एक निर्धारित संख्या, जैसे कुछ बिल पर 50 की है, 60 की है, तो इस तरह से वहां पर अगर होता है, अगर वो अनुमोदन कर देते हैं, तो यहाँ पर वो प्रस्ताव आगे कार्रवाई के लिए आगे बढ़ता है। इसी प्रकार पंडित जवाहरलाल नेहरू के एक उद्देश्य प्रस्ताव की यहाँ भी संविधान का निर्माण किया जाए और इस कार्यविधि को शुरू किया जाए, तो उस उद्देश्य प्रस्ताव पर सारी की सारी प्रस्तावना आपकी जो है आधारित है। ठीक है ना? और यहाँ पर प्रस्तावना शब्द जो है, या प्रस्तावना जो होती है संविधान में, सर्वप्रथम कौन से संविधान में शामिल की गई है? यहाँ पर विश्व का सबसे जो बड़ा लोकतंत्र है, सॉरी, विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है, वो क्षेत्रफल में बड़ा जरूर है, यहाँ पर सबसे पुराने लोकतंत्र के बारे में बात हो रही है। तो अमेरिका के संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना शब्द को या प्रस्तावना को शामिल किया गया, वहां पर भी उनके संविधान के अंदर प्रस्तावना है। ठीक है ना? और यहाँ पर जो अगला, यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि संविधान विशेषज्ञ जो हैं, नानी पालकीवाला, संविधान विशेषज्ञ नानी पालकीवाला ने इसे संविधान की प्रस्तावना जो है उसको संविधान का परिचय पत्र कहा है। ये आपको मैंने शुरुआत में ही बता दिया है कि जो एक प्रस्तावना होती है वो पूरी की पूरी टेक्स्ट बुक का या पूरी की पूरी पुस्तक का एक भर निचोड़ भर होती है। वो उसके बारे में सब बताती है कि अंदर क्या क्या शब्दों को, किन किन वाक्यों को या फिर किन किन उद्देश्यों को सम्मिलित किया गया है, उसके बीच का मटेरियल क्या है, ये मटेरियल आपको बता रही है। प्रस्तावना हर किताब या हर पुस्तक का एक अंदर जो उसके अंदर कंटेंट डाला गया है, उसके अंदर मटेरियल डाला गया है, वो सब कुछ बताती है। तो यहाँ पर परिचय पत्र, तो ये सबको पता है कि परिचय पत्र है, लेकिन ये शब्द का प्रयोग किसने किया है कि ये संविधान का परिचय पत्र है, ये वाक्य किसने कहा है? ये कहा है नानी पालकीवाला ने। तो यहाँ पर अब तक कितने क्वेश्चन निकल पा रहे हैं? यहाँ पर क्वेश्चन निकल पा रहे हैं कि पहला, कि संविधान जो है किसके उद्देश्य प्रस्ताव पर थी? तो ये तो थी जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर। दूसरा ये है कि सब ऐसा कौन सा संविधान देश का, देश के कौन सा संविधान है जहां पर प्रस्तावना को सर्वप्रथम शामिल किया गया? तो सर्वप्रथम शामिल किया गया है अमेरिकी संविधान में। और उसके बाद अगर बात करें कि प्रस्तावना को परिचय पत्र किसने कहा, तो वो कहा पालकीवाला ने। ठीक है ना? तो इस यहां से हमारे पास 3 क्वेश्चन निकलते हैं और ये बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। आगे हम प्रस्तावना को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, प्रस्तावना को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, जहां पर आपको संविधान संविधान में जो भी प्रस्तावना के अंदर जो आपको अच्छे अच्छे शब्दों का जो प्रयोग किया जाएगा उसकी हम एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। ठीक है ना? अब यहाँ पर है हमारे पास कि पहला जो संविधान को, ये मैंने एज इट इज ही ले लिया है जैसे कि हमारे संविधान के अंदर प्रस्तावना लिखी गई है, मैंने वहीं से इसको कॉपी पेस्ट किया हुआ है। ठीक है ना? अब इसको हम पढ़ते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, अब ये देखिए, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उनमें से उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब यहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग जो मैंने आपको हाईलाइट कर कर दिया है,
इनकी अपने आप में बहुत बड़ी व्याख्या है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात, इन्हीं शब्दों से मिलकर ही अंदर जितने भी संविधान में आपको मिलेंगे वो सारे के सारे आर्टिकल मिलेंगे, वो सारे के सारे अनुच्छेद मिलेंगे, जिसकी व्याख्या अपने आप में बहुत बड़ी और बहुत ही सुंदर और बहुत ही रोमांचक, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। और ये हमारे संविधान के एक तरह से आभूषण हैं, ये गहने हैं। ये गहने जैसे किसी भी व्यक्ति को सुंदर बनाने में उसको चार चांद लगाते हैं, ये शब्द जो हैं हमारे संविधान के अंदर, इन्हीं शब्दों के प्रयोग से हमारा संविधान पूरी दुनिया में सबसे अच्छा संविधान माना जाता है। यहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से संविधान को बनाया भी गया है और लोकतांत्रिक तरीके से उसका हम मतलब उसी के अनुसार हम अपने देश के शासन को चला भी पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर लोकतांत्रिक शब्द का यूज हुआ है। लोकतांत्रिक का मतलब आपको मैंने पहले बता दिया कि लोकतांत्रिक शब्द का मतलब का अर्थ होता है, लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ का मतलब होता है जनता का शासन, जनता के लिए, जनता के द्वारा। अब जैसे हम वोट करते हैं अपने लोगों को, जो भी इलेक्शन में खड़ा होता है, तो वोट तो हमने किया, लेकिन वो खड़ा कहाँ से हुआ? किसी और कहीं और से थोड़ा ना आया, वो हमारे बीच का ही कोई एक व्यक्ति है। तो हम उसको क्या कर रहे हैं? जनता का शासन हमारा ही शासन है, हमारे लिए ही तो बना रहे हैं और हमारे द्वारा ही तो है, क्योंकि वो बंदा हम जो है जिसको चुना है हमने विधायक या सांसद, वो हमारे बीच का ही तो है, ठीक है ना। इसी प्रकार समाजवादी, अब समाजवादी शब्द का यही है कि सबको समान अवसर प्राप्त हो, ठीक है ना। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष मतलब धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष मतलब देश का कोई धर्म नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि देश किसी धर्म को मानता नहीं है, देश सभी को मान रहा है, मतलब किसी एक के ऊपर अपना वहां पर वर्चस्व किसी एक धर्म को नहीं देगा, यहाँ पर सभी धर्मों की समानता है। प्रभुत्व संपन्न सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पर आएगा, मतलब इसका कि किसी भी आंतरिक और बाहरी किसी प्रकार की शक्ति के दबाव में हम नहीं आएंगे, ठीक है ना। जिस प्रकार 1947 से 1947 से पहले जो भी हम कुछ कर पाए अपने देश के लिए, कहीं ना कहीं ब्रिटिश साम्राज्य ने के दबाव में होते थे हम लोग, तो अब ऐसा नहीं होगा। न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक की अपने अपने तरह के जो क्षेत्र हैं, उसके अंदर विचार की अभिव्यक्ति, धर्म की उपासना, अभिव्यक्ति, विश्वास, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता, ये सब के सब वो शब्द हैं जिनकी व्याख्या हमने आगे करनी है, ठीक है ना। और ये सब जो है हमारे संविधान के अंदर, इन्हीं शब्दों को समायोजित करके हमारा संविधान इतना सुंदर और इतना बढ़िया संविधान हमारे देश का बनता है, ठीक है ना। आगे हम इस चीज को और एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा संविधान है उसके बारे में जो प्रस्तावना हमने अभी की है, उसके बारे में कुछ चार यहाँ पर मैंने कुछ यहाँ पर लाइनें इसके अंदर और ऐड की हैं जो आपको और एक्सप्लेन करने में सहायता करेगी, इसको आपको और अच्छे से समझ आएगी। क्या कि ये जो संविधान है, ये इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि संविधान के अंदर जो अधिकारों का जो स्रोत है वो भारत के लोगों के साथ ही है। जो हमें अधिकार मिलेंगे ना वो भारतीयों को ही तो मिलेंगे, क्योंकि संविधान किसका है? भारत का। क्योंकि वहां पर जो हम लोग वो शब्द यूज हुआ है ना, हम लोग, ये जो शब्द हमने वहां पर यूज किया है, इस शब्द का मतलब यही है कि हम ही लोगों ने संविधान लिखा है और हम लोग अपने ऊपर ही लागू करवाना चाहते हैं, ये हमारा उद्देश्य है। तो अधिकार का स्रोत जो होगा वो भारत के लोग ही तो होंगे ना, ठीक है ना। यही अधिकार हमें दे रहे हैं लोग और यही अधिकार हमारे लोगों के द्वारा यूज किए जाएंगे। नेक्स्ट है, इस बात की घोषणा करता है कि भारत एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र राष्ट्र है। अब जो दूसरी और तीसरी लाइन हम लोगों ने पढ़ी, उसके अंदर भी इन्हीं शब्दों के बारे के अंदर जो हमने किया, तो ये हमारे देश के संविधान मतलब हमारे यहाँ पर राष्ट्र का जो है एक ये आइडेंटिटी है, एक तरह से आइडेंटिटी है कि हम लोग समाजवादी भी हैं, हम लोग धर्मनिरपेक्ष भी हैं, हम लोग लोकतांत्रिक भी हैं और हम लोग गणतंत्र राष्ट्र का हिस्सा भी हैं, ठीक है ना। यह सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता, ये 6वीं और 7वीं लाइन में हम लोगों ने पढ़ा न्याय, स्वतंत्रता और समानता, जिसमें हमने समानता का अधिकार हमने लोगों ने पढ़ा और इसके बाद हम न्याय और धर्म की उपासना शब्द भी हमने यूज किया, ठीक है ना। और अंतिम के अंदर भाईचारा भी हमने पढ़ा, एकता और अखंडता, आपस के अंदर सहयोग, ठीक है ना। तो इन शब्दों का जो भी हमने इस्तेमाल किया है उसकी आगे एक्सप्लेनेशन हम और भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये इसके मुख्य जो है वो जो प्रस्तावना है वो तो एज इट इज मैंने आपको लिख दी, जिससे आपको उन शब्दों को बार बार पढ़ने में भी आसानी हो और आगे इसकी एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगी,
ठीक है। और ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में सीधा तौर पर पूछ लिया जाता है कि अंगीकृत कब किया गया, इसको अपनाया कब गया। इसको अपनाया तो 26 जनवरी 1950 को था, ठीक है, लेकिन देश में लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। यहाँ पर अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को, और जो लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाते हैं। हालांकि मूल अधिकारों का हिस्सा जो संविधान में कुछ मूल अधिकार भी हैं, जिसको हमने 26 जनवरी नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया था, बिकॉज इनकी थोड़ी सी जरूरत बहुत जल्दी थी, तो इसको हमने जिस दिन अपनाया उसी दिन ही हमने उनको लागू कर दिया। लेकिन पूर्ण रूप से संविधान जो है हमारा 26 जनवरी 1950 को ही लागू होता है। आगे जितने भी हैं ये प्रस्तावना के जो मूल शब्द हैं, जिनको मैंने आपको कहा ये हमारे संविधान का एक तरह से गहने हैं, हमारे संविधान के आभूषण हैं, तो उनके बारे में भी हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। पहला शब्द है संप्रभुता। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट शब्द है संप्रभुता। संप्रभुता के बारे में प्रस्तावना यह दावा करती है कि भारत एक संप्रभु देश है। संप्रभुता जो शब्द है उसका अर्थ है कि भारत किसी भी विदेशी और आंतरिक शक्ति के नियंत्रण में नहीं आएगा, नियंत्रण से परे है, या फिर पूर्णतः मुक्त है, या फिर नहीं आएगा। अब हमने अगर मान लो किसी के साथ संबंध रखने हैं, राष्ट्र किसी एक राज्य के केंद्र सरकार के साथ कैसे संबंध रहते हैं, किसी एक राज्य के दूसरे राज्य के साथ कैसे संबंध रहते हैं, किसी एक राष्ट्र के हमारे भारत के किसी एक और राज्य किसी देश के साथ कैसे संबंध रहते हैं, तो वो रखना या ना रखना या किस प्रकार रखना, ये हम लोगों का स्वतः खुद का ही हमारा एक निर्णय होगा। इसमें हम किसी भी आंतरिक शक्ति या किसी बाह्य शक्ति के दबाव में आने वाले नहीं है। संप्रभुता का मतलब है कि अपने आप में ही हम संपन्न हैं इस मामले में, निर्णय लेने के मामले में, कि हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी आंतरिक या फिर बाह्य मतलब विदेशी किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होगा। भारत की विधायिका को संविधान के द्वारा तय की कुछ सीमाओं के विषय में देश में कानून बनाने का अधिकार है। अब ये विधायिका क्या होती है? विधायिका जैसे केंद्र सरकार में विधायिका होती है हमारी संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, कुल मिला के हमारे संसद के 3 प्रमुख अंग हैं, ठीक है ना। तो और राज्य सरकार में जो हमारी विधानसभा, विधान परिषद, विधानमंडल, ये जो है हमारी राज्य सरकार की विधायिका होती है। विधायिका वही होती है जहां पर जनता के द्वारा चुने गए लोग बैठते हैं और कुछ जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों का पालन करते हुए देश में जरूरत के मुताबिक कानून बनाते हैं, और राज्य में जरूरत के मुताबिक विधायिका राज्य की जो कानून बनाती है। तो ये संप्रभुता का मतलब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, जहां तक मुझे लगता है कि यहाँ पर जितने भी हमें जो हम काम करेंगे वो बिना किसी दबाव के हम करेंगे। क्लियर है? अगली बात करते हैं हम, जो कि संप्रभुता के अलावा जो बाकी शब्दों का जो हमने प्रयोग किया वो है समाजवादी, ठीक है ना। ये है हमारे जो कि समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है ना, और न्याय है, इन शब्दों का हम जो लोगों ने प्रयोग किया। समाजवादी यहाँ पर जो है जो प्रथम है हमारे तौर पर, जो शब्द हमने संप्रभुता पढ़ लिया, अब इसके बाद है हमारा समाजवादी। समाजवादी शब्द जो है संविधान के, अब ये देखिए यहाँ पर एक ना बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको मैं बात बताने जा रहा हूँ कि हमारे संविधान को जो लागू किया था हम लोगों ने कि 26 नवंबर 1950 को, ठीक है ना, 26 जनवरी 1950 को, तो तब ये समाजवादी शब्द और धर्मनिरपेक्ष शब्द, ये शब्दों का समायोजन नहीं था। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, इन शब्दों का समायोजन था ही नहीं शुरू के अंदर, ठीक है ना। तो जो प्रस्तावना है उसके अंदर समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, इन शब्दों का 1950 की प्रस्तावना के अंदर इन शब्दों का प्रयोग हमने कभी नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर जब 1976 में, याद रखना 1976 में 42वां संशोधन हुआ, जब 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जब आया, तब उसमें प्रस्तावना में इन शब्दों को जोड़ा गया। ध्यान से सुनिए, ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, इन शब्दों का प्रयोग हमने संविधान में कब किया? हमने किया इसको 1976 के
जो 1976 में संविधान में 42वां संशोधन हुआ था। अब एक और यहाँ पर रखो, इसको हम लघु संविधान भी कह देते हैं, इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कह देते हैं। कारण हमारे संविधान में सबसे इंपॉर्टेंट बातें तो यही यही चीजें हैं ना, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, इन्हीं शब्दों का समावेश है। और समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष इन शब्दों को और अखंडता, इन शब्दों को तो हमने 1976 में जोड़ा। तो यहाँ पर जिसने पूरे के पूरे संविधान की रूपरेखा ही बदल दी, पूरे के पूरे संविधान का प्रारूप को ही परिवर्तन कर दिया, उसकी मूल भावना में ही बहुत परिवर्तन अच्छे वाला आ गया, तो उसे हम बोलेंगे मिनी संविधान, या फिर उसको लघु संविधान की संज्ञा भी हम लोग दे देते हैं। और वो कौन सा है? वो है 42वां संशोधन अधिनियम। अब समाजवाद का अर्थ क्या है? समाजवादी की प्राप्ति लोकतांत्रिक तरीकों से होती है, सबको पता है। हमारे यहाँ पर कोई चाइना और रशिया जैसा, रूस जैसा समाजवाद नहीं है। हमारे यहाँ पर समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। लोकतांत्रिक समाजवाद का क्या मतलब होता है? जिसके अंदर एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रारूप होता है। हम बिल्कुल निजी जो क्षेत्र है उसको हम बहुत आगे नहीं बढ़ाते, हम सार्वजनिक क्षेत्रों से पीछे नहीं हटते, तो यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब ये है कि निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट सेक्टर, और सार्वजनिक क्षेत्र मतलब गवर्नमेंट सेक्टर दोनों को ही प्राथमिकता दी जा रही है अपने अपने क्षेत्र में काम करने की। दोनों क्षेत्रों को कंधे से कंधा मिलाकर काम करने की और देश के विकास में अपना योगदान देने की बात की गई है। और यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो लक्ष्य है वो है गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की समानता को प्राप्त करना। काफी सारे क्षेत्रों में निजी क्षेत्र का योगदान थोड़ा सा ज्यादा रहता है बजाय कि सार्वजनिक क्षेत्र में, और काफी कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर निजी क्षेत्र उतना काम नहीं कर पाते जितना कि सार्वजनिक क्षेत्र कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो है आपके पास कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में इन दोनों क्षेत्रों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, बशर्ते मिश्रित में दोनों मिलकर काम करें। ठीक है ना? तो यहाँ पर आपके पास इन शब्दों का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है कंसेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष। अब धर्मनिरपेक्ष भी वही शब्द जो कि 1976 के अंदर 42वें संशोधन में जोड़ा गया। ठीक है ना? और धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है कि भारत सभी धर्मों को राज्यों में समानता, सुरक्षा और समर्थन पाने का अधिकार है। मतलब भारत में सभी धर्मों को राज्यों में समानता, सुरक्षा और समर्थन पाने का अधिकार है। यहाँ पर ये जो है इसके बारे में अनुच्छेद, ये पूरे के पूरे अनुच्छेद ही अपने आप में आपको क्लियर कर देंगे। प्रीफेस के अंदर तो सिर्फ उसको एक्सप्लेन करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। संविधान के भाग 3 के जो अनुच्छेद हैं 25 से लेकर 28 तक, 25 से लेकर 28 तक मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास। फंडामेंटल राइट कहां से कहां तक है? 12 से लेके 35 तक है। अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक हमारे पास जो है लोकतांत्रिक जो हमारे पास है मौलिक अधिकार हैं। तो उनमें से 25 से लेकर 28 तक के जो है वो धर्मनिरपेक्षता के ऊपर है। मतलब धर्म अपनाने की स्वतंत्रता है ना, धार्मिक स्वतंत्रता, उनके ऊपर है। आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो, उनकी पूजा और उपासना पद्धति को अपना सकते हो, आप उनका प्रचार भी कर सकते हो। ठीक है ना? तो ये सब कुछ है। आप ट्रस्ट या एक निकाय बना सकते हो, न्यास बना सकते हो। ठीक है ना? ये सारी की सारी जो आपकी जो है धार्मिक स्वतंत्रता को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। अगला है हमारे पास लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक। मतलब लोकतांत्रिक जो शब्द का हमने प्रयोग किया वो संविधान के मूल रूप के अंदर ही किया था, हमने मूल प्रस्तावना में ही किया था। और यहाँ पर जो लोकतांत्रिक शब्द अपने आप के अंदर काफी इंपॉर्टेंट भी है और इसको समझना बहुत आसान भी है, क्योंकि हम शुरू से ही इन शब्दों का प्रयोग अपनी पुस्तकों में देखते भी आए हैं और सुनते भी आए और इनको पढ़ते भी आए हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर है लोकतांत्रिक शब्द का जो है, संविधान की स्थापना एक सरकार के रूप में होती है, और यहाँ पर जिसके जो चुनावों के माध्यम से, यहाँ पर बच्चों ये ध्यान रखना, लोगों का प्रतिनिधित्व हम में से ही चुने हुए लोग करें, तो उसका क्राइटेरिया क्या है, उसका माध्यम क्या है, हम कैसे चुन पाएंगे, या हम कैसे उस चीज को कहें कि हमारे द्वारा ही शासन चल रहा है?
क्योंकि हमारे द्वारा चुने गए व्यक्ति ही शासन को चला रहे हैं, तो हमारे द्वारा चुने जाएंगे जब हम चुनावों के माध्यम से उनको चुनेंगे, ठीक है ना, निर्वाचित होकर अधिकार प्राप्त होते हैं। प्रस्तावना इस बात की पुष्टि भी करती है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है ना, और जिसका अर्थ सर्वोच्च सत्ता लोगों के हाथ में है। ध्यान से सुनिए, सत्ता हमारे हाथों में ही है। इतना जरूर है कि आपके और मेरे विचार तो अलग हो सकते हैं, लेकिन आपके और मेरे साथ जब पूरा का पूरा समूह मिल जाएगा, उसके विचार कभी भी अलग नहीं हो सकते। तो यहाँ पर जो जनमत संग्रह जो होता है, जिसको हम चुनाव बोलते हैं, उसमें जो व्यक्ति निर्वाचित होता है वो सत्ता का एक अधिकारी बनता है, लेकिन वो सत्ता जो है हम लोगों द्वारा चुनी गई है, ये ध्यान रखें। और वो जो भी संसद या विधानसभा की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, कानून बनाते हैं, संशोधन करते हैं, उसका अभिप्राय यही होता है कि वो हम लोगों द्वारा ही किया गया है, बिकॉज हमारे द्वारा चुने गए लोग जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो एक विधायक या एक एमपी 10 लाख से लेके 20 लाख तक की, मान लो अगर मान लो एक सांसद है 10 लाख से 20 लाख तक की जो जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो उसका लिया गया फैसला यही माना जाएगा कि 10 से लेकर 20 लाख तक के लोगों का वही फैसला है। तो इसीलिए हम लोगों को उन्होंने वहां पर जाके वहां उनको भेजा है चुनकर। लोकतंत्र शब्द का प्रयोग राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक लोकतंत्र के लिए प्रस्तावना के रूप में किया गया। सरकार के जिम्मेदार प्रतिनिधि, सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार, एक मूल्य एक वोट, स्वतंत्र न्यायपालिका अथवा भारतीय लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। अब ये देखिए, सार्वभौमिक व्यस्क व्यस्क मताधिकार क्या होता है। सार्वभौमिक हर जगह जो व्याप्त है, व्यस्क जिसकी उम्र 18 हो चुकी है, और मताधिकार मत का अधिकार। समझ गए, पूरे के पूरे भारत में जब किसी व्यक्ति, लड़का या लड़की या तीसरा पक्ष कोई भी, इसके अलावा भी जो ट्रांसजेंडर भी होते हैं, अगर उनकी आयु 18 या 18 को क्रॉस कर चुकी है, तो वो मत देने के अधिकारी बन जाएंगे। उनका एक मताधिकार है, उनका अधिकार है वो, ठीक है ना। एक वोट एक मूल्य का मतलब यही है कि चाहे अमीर, चाहे गरीब, चाहे छोटा बड़ा, चाहे 60 साल का, चाहे 20 साल का, सबके वोट का मूल्य एक ही है। एक व्यक्ति एक वोट, या एक वोट एक मूल्य, एक ही बात है। स्वतंत्र न्यायपालिका आप सबको पता है, पूरे देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर जिला जो न्यायालय होते हैं, सत्र न्यायालय, ये अपने आप में स्वतंत्र हैं। इनको किसी भी तरीके से हम अपने प्रभाव में नहीं ले सकते, ठीक है ना। अगर प्रभाव में ले सकते तो इस देश के अंदर जितने भी फॉर एग्जाम्पल की अगर मान लो कि राजनेता ही लोग जेल में बंद हैं, तो राजनेता लोग जेल में बंद क्यों हैं? न्यायपालिका स्वतंत्र है इसलिए। अगर स्वतंत्र ना होती तो ये कभी जेल ना जा सकते। तो स्वतंत्र न्यायपालिका भी इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, बिकॉज यहाँ पर सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है ये एक भारतीय लोकतंत्र है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता जो होती है, स्वतंत्रता के साथ कार्य करना, निर्णय करना, जिसको जितने अधिकार है उन अधिकार का प्रयोग करके स्वतंत्रता जो रूपी उनके पास जो एक हथियार है, उसी के तौर पर वो स्वतंत्र होकर न्याय कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला जो है हमारे पास गणराज्य है। अब रिपब्लिक क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब यही होता है कि यहाँ पर जो चुना जाएगा वही बनेगा, बिना चुनाव के कोई नहीं बनेगा। अगर एक बार कोई राजा है और उसका पुत्र भी आगे राजा बनता है तो वो गणराज्य नहीं कहलाता, ठीक है। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, यही गणराज्य की सबसे बड़ी विशेषता है। अब दूसरी विशेषता यही है कि यहाँ पर जो भी चुना जाएगा वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। या तो आप उसको सीधे तौर पर चुनेंगे, और या फिर आपके द्वारा चुने गए लोग उसको चुनेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो राज्य प्रमुख है, जिस प्रकार से हमारे राज्य प्रमुख मुख्यमंत्री होते हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। परोक्ष रूप से हमारे प्रधानमंत्री चुन लिए जाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के नाम पर तो हमने वोट नहीं दिया, हमने वोट दिया अपने सांसद को, लेकिन सांसद ने प्रधानमंत्री को संसद में जाकर वोट कर दिया, तो वो हो गया परोक्ष रूप से। इसी प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव भी तो एक तरह से परोक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति का चुनाव में हम भाग नहीं ले रहे, लेकिन हमारे द्वारा चुने गए लोग भाग ले रहे हैं। संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में या विधानसभा, राज्यों की विधानसभा, ये सब चुने हुए व्यक्ति जो कि विधायिका का हिस्सा होते हैं, जिसे हम बोलते हैं राज्यों में विधायक और केंद्र के अंदर सांसद, ये सब मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, ठीक है ना। जिनका संसद और राज्य विधानसभाओं में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से हम मतलब उनका चुनाव करते हैं। गणतंत्र की एक और राजनीतिक संप्रभुता
एक राजा की बजाय लोगों के हाथों में होती है। मतलब राजा यहाँ पर राज नहीं करेगा, यहाँ राज करेंगे लोग। और लोग कैसे करेंगे? अपने चुने हुए व्यक्तियों के द्वारा। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो है आपका ये पॉइंट भी क्लियर होता है। ठीक है, अगला जो है न्याय। जो न्याय है, न्याय के बारे में एक्सप्लेनेशन जो हमारे पास है, उसमें हम इसको कर रहे हैं, 3 अलग अलग रूपों में समाविष्ट किया गया है। पहला सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये 3 प्रकार का न्याय है जिन्हें मौलिक और नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल किया गया है। ठीक है, ये मूल अधिकारों के बाद जो हैं हमारे पास मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स, उसके बाद की एक्सप्लेनेशन आ जाएगी जब हम संविधान को और एक्सप्लेन में करेंगे, आर्टिकल्स करेंगे, उनके अनुच्छेद करेंगे। प्रस्तावना में सामाजिक न्याय का संविधान द्वारा बनाए गए बराबर सामाजिक स्थिति के आधार पर एक अधिक न्याय संगत समाज बनाने से है। क्लियर है? यहाँ पर मतलब है बराबर सामाजिक स्थिति के आधार पर, यहाँ पर सामाजिक स्थिति के तौर पर, अगर हम आर्थिक नहीं बोल रहे हैं, सामाजिक स्थिति के तौर पर जिनके रीति रिवाज एक से हैं, वो अपना एक अलग समुदाय बनाकर रह सकते हैं। जैसे कि भाषाई आधार पर लोग यहाँ पर राज्य बने, सबसे पहले आंध्रा बना, फिर गुजरात महाराष्ट्र बन गए, फिर कहीं बार बाद में जाकर कहीं एक बार हरियाणा पंजाब भी अलग हो गए। तो यहाँ पर एक तरह की सामाजिक स्थितियां के तौर पर भाषाई जो सामाजिक स्थिति का हिस्सा बनती है, तो यहाँ पर एक अधिक न्याय संगत समाज बनाने में है। ठीक है ना? यहाँ पर अधिक न्याय संगत का मतलब यही है कि हर कोई समाज के रीति रिवाजों को फॉलो अप कर सके। अगर वो इकट्ठा होकर करना चाहते हैं, समुदाय में रहकर करना चाहते हैं, तो इसमें कोई भी आपकी मनाही नहीं है, ये हमें स्वतंत्रता दे रहे हैं। अगला है आर्थिक न्याय का अर्थ समाज के अलग अलग सदस्यों के बीच में संपत्ति के समान वितरण से है, जिससे संपत्ति कुछ हाथों में केंद्रित नहीं हो सकती। आर्थिक न्याय, अब आर्थिक न्याय के तौर पर तो हम इस चीज को ये भी आपको एग्जांपल दे सकते हैं कि जिस प्रकार टैक्स जो कलेक्शन होती है सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, उसके अंदर राज्यों का भी हिस्सा होता है। कैसे होता है राज्यों का हिस्सा? क्योंकि यहां से स्टेट के लोगों ने, राज्य के लोगों ने उसको टैक्स को भरा है, और यहाँ पर राज्य अपने हिसाब से भी उसको खर्च कर सकती है। जैसे कि शिक्षा और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है या लोकल प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन है, ये राज्य सूची में आते हैं, तो राज्यों का अधिकार है उन करों के अंदर हिस्सा लेने का। तो यहाँ पर अगर केंद्र के पास ये सारी शक्ति हो जाए, आर्थिक तौर पर अगर केंद्र के पास ये सारी शक्ति हो जाए, तो राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा होती है केंद्र सरकारों की, तो राज्यों के साथ भेदभाव कर सकती हैं। तो इससे बचने के लिए संविधान के अंदर जो आर्थिक तौर पर जो समान वितरण का एक यहाँ पर जो कंसेप्ट ऐड किया गया है, ये केंद्र सरकार को अपने हाथों में, मतलब केंद्र सरकार ही राजा बन जाए, तो उस कंडीशन को, उस स्थिति को बनने से रोकती है। राजनीतिक न्याय का अर्थ है सभी नागरिकों को राजनीतिक भागीदारी में बराबर का अधिकारी बनाना। अब वोट, अगर आप इलेक्शन लड़ सकते हो, फॉर एग्जाम्पल हम उदाहरण के तौर पर देखें कि 25 साल की आयु होने पर हम लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है ना, विधायकों का चुनाव लड़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कौन लड़ेगा और कौन नहीं लड़ेगा, ये कोई डिसाइड नहीं कर रहा, सबकी स्वतंत्रता है, जितने भी लड़ सकते हैं उतने लड़ें। तो उनका अधिकार ये है कि राजनीतिक भागीदारी में जो आपको बराबरी दी गई है, ये उस अधिकार की बात करते हैं। ठीक है ना? भारतीय संविधान प्रत्येक वोट के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का और समान मूल्य भी प्रदान कर रहा है। यहाँ पर आपको पहले भी बताया, वयस्क मताधिकार 18 की आयु होने पर आप एक व्यक्ति, कोई भी हो, किसी भी समुदाय, पंथ, धर्म, समाज, जाति, प्रजाति, किसी भी प्रकार से हो, तो वो आपको एक वोट या वयस्क मताधिकार प्रयोग करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना? अगला है स्वतंत्रता। अब स्वतंत्रता क्या कहती है? स्वतंत्रता एक व्यक्ति को जब मजबूरी के अभाव में या गतिविधियों में, ठीक है ना, वर्चस्व के कारण तानाशाही, गुलामी, चाकरी या कारावास, तानाशाही, इन सब से मुक्त कराना है। स्वतंत्रता का मतलब ही लिबर्टी, लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता। ये लिबर्टी शब्द मैं बार बार क्यों बोल रहा? लिबर्टी का मतलब स्वतंत्रता लिखा हुआ है, पर मैं बोल क्यों रहा हूं? ये शब्द हमने फ्रांस के संविधान से लिया है।
लिबर्टी या स्वतंत्रता का शब्द का प्रयोग हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। अब मैंने बाकियों के बारे में नहीं बताया, उसके बारे में बताएंगे, लेकिन ये मेरे को अचानक से याद इसलिए आया कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में है, ठीक है। लेकिन फ्रांस मैंने क्यों बोला? क्योंकि फ्रांस ने ही स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को अमेरिका को दिया था। अगर आपको ये याद रहेगा कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका को किसने दिया था? फ्रांस ने दिया था। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये शब्द हमने कहां से लिया? फ्रांस से लिया। तो फ्रांस के अंदर लिबर्टी शब्द का प्रयोग अमेरिका से पहले किया गया है, ठीक है ना। तो इस तौर पर हम इसको और आगे पढ़ते हैं। यहां तक आप लोगों को, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहां तक समझ आ गया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर है हमारे पास न्याय है, स्वतंत्रता है, धर्मनिरपेक्षता है, ठीक है ना। और इसके अलावा भी आगे जो भाईचारा या बंधुत्व, इन शब्दों का प्रयोग होगा। आगे है हमारे पास इक्वलिटी, समानता, ठीक है ना। तो समानता का अभिप्राय समाज के किसी भी वर्ग के खिलाफ विशेषाधिकार या भेदभाव को समाप्त करने से है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर इसके अंदर कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है कि समानता का मतलब तो यही है, वी आर इक्वल बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन। हम संविधान की नजर में सब समान है, आपको कोई भी विशेषाधिकार यहाँ पर नहीं है। मतलब यहाँ पर मेरे साथ भेदभाव नहीं हो सकता, जिसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं, ठीक है ना। संविधान की प्रस्तावना देश के सभी लोगों की स्थिति और अवसरों की समानता प्रदान करेगी, ठीक है ना। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता का ये एक प्रयास करता है। तो यहाँ पर इक्वलिटी का मतलब ये है। आगे है भाईचारा। भाईचारे का अर्थ बंधुत्व की भावना से है। संविधान की प्रस्तावना जो है, यहाँ पर जो व्यक्ति और राष्ट्र की एकता और अखंडता, एकता और अखंडता तभी होती है जब बंधुत्व होता है, मतलब इकट्ठे होकर सब रहेंगे तो आपसी भाईचारे को बढ़ावा मिलती है। जातीय आधार पर आप लोग अगर इकट्ठे रहते हैं, आप अपने अपने संप्रदाय के अंदर अपने अपने रीति रिवाजों को फॉलो, उसको पालने में, उनके विकास के अंदर अपना योगदान करें, लेकिन आपसी भाईचारा आप लोगों को बनाए रखना होगा। अब यहाँ पर जो है ये शब्द तो थे कि जो जो संविधान को, हमारे को संविधान को एक सुंदर प्रारूप दे रहे थे, ये उसके आभूषण थे जिनसे इनकी विशेषता झलकती है हमारे संविधान की। इसके बाद अगर बात आती है प्रस्तावना में संशोधन। संशोधन का मतलब ये है कि आप कभी भी उसको चेंज कर सकते हो। अब चेंज कैसे करेंगे या क्यों करेंगे, क्यों जरूरत पड़ेगी? समय के अनुसार, समय के अनुसार बार बार समाज की जरूरतों में जो परिवर्तन आता है, जो बार बार जरूरतें बदलती हैं। 1950 में हमें जिस प्रारूप के अंदर संविधान लिखा, उस प्रारूप को तो हम बदल सकते हैं, लेकिन उसके मूल भावना में परिवर्तन नहीं करेंगे, ये याद रखना। उसका मीनिंग वही निकलना चाहिए, शब्दों में हेरफेर तो चल जाएगा, लेकिन उसका मीनिंग, उसका अर्थ वही होना चाहिए। संविधान की जो मूल भावना है उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। संविधान जो पहले से कहना चाह रहा है उसको आप और अच्छा बना सकते हो, लेकिन उसको डाइवर्ट नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो प्रस्तावना में संशोधन है, उस शब्द को हमने, मतलब प्रस्तावना में संशोधन सिर्फ अब तक एक ही बार किया है। ये मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि प्रस्तावना में जो संशोधन किया, उसके अंदर हमने इन तीन शब्दों को जोड़ा था। पहला जो था समाजवादी शब्द जोड़ा, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा और अखंडता को जोड़ा। इन तीन शब्दों को जोड़ा गया है, आगे समझ। और ये वही है 42वां संशोधन 1976, जिसको लघु संविधान या मिनी संविधान भी कहा जाता है। अदालत ने इस संशोधन को वैध ठहराया था। हालांकि इसके ऊपर भी काफी घटनाक्रम हुआ, एक बार वैध ठहराया, एक बार नहीं ठहराया, ठीक है। एक बार नहीं, शुरुआत में उन्होंने इस चीज को मना कर दिया, अभी हम नहीं मानेंगे, संविधान में संशोधन नहीं हो सकता। और एक बार, अगली बार फिर जरूरत के मुताबिक 10-12 साल के परिवर्तन के बाद फिर किसी ने याचिका लगाई, क्या इसको हम माने या ना माने, ठीक है ना। तो उसका मीनिंग क्या होगा? तो इन शब्दों को लेकर काफी जो चर्चाएं हुई, ठीक है ना। तो इसके बारे में जो है, सुप्रीम कोर्ट ने फिर अलग अलग समय पर व्याख्याएं दी। तो यहाँ पर है पहला कि संविधान प्रस्तावना में जो संविधान संशोधन शब्द है, ये देखिए, संविधान में प्रस्तावना को तब जोड़ा गया था जब बाकी संविधान पहले से ही लागू था, क्योंकि बाकी तो 1950 में लागू हो गया, ठीक है ना। 49 में हो गया, प्रस्तावना हमने थोड़ी सी बाद में जोड़ी। तो यहाँ पर ये है कि बेरबुरी यूनियन, ये याद रखिए केस है, वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सरकार,
1960 में सुप्रीम कोर्ट में यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है और यह स्वीकार किया गया कि यदि संविधान के किसी एक अनुच्छेद में ये एक शब्द अस्पष्ट है और उसमें से अधिक अर्थ हो सकते हैं तो प्रस्तावना को एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मीनिंग क्या हुआ देखिए, ये थोड़ा सा लीगल टर्म हो गया, एक थोड़ा सा विधिक के तौर पर। अगर किसी एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, अगर किसी एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं और या फिर संविधान के अंदर उसकी जरूरत तो है लेकिन शब्द अस्पष्ट है, मतलब वहां पर लिखा नहीं है, तो यहां पर आप उसको एडिशन के तौर पर ऐड तो कर दो, लेकिन उसका मार्गदर्शक सिद्धांत के तौर पर काम आएगा। मूल संविधान में या फिर प्रस्तावना में आप उसको ऐड नहीं कर सकते। यहां पर तो 1960 में प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा नहीं माना गया, यहां पर संविधान का हिस्सा नहीं माना गया। आगे देखिए केशवानंद भारती मामला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने यहाँ पर बिल्कुल फैसले को पलट दिया, अपने ही फैसले को जो 1973 में आया कि प्रस्तावना संविधान का ही एक हिस्सा है और इसे संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है। आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 पूरे संविधान में सिर्फ एक अनुच्छेद आपको बताएगा जिसके अंदर संशोधन की प्रक्रिया, संशोधन या उसके बारे में सारी व्याख्याएं की गई हैं। अगर संविधान में संशोधन करना है तो हम अनुच्छेद 368 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और यही जो है सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में जो फैसला दिया था, 1973 में अपने ही उस फैसले को पलट दिया, उस पर दोबारा उसको संशोधित करके फैसला दिया कि ये संविधान में जो प्रस्तावना है इसमें इसका एक ये हिस्सा है और इसमें इसको संशोधित भी किया जा सकता है, लेकिन संविधान की मूल भावना या मूल ढांचे में परिवर्तन। यहाँ पर ढांचे का मतलब यही है कि उसका जो मीनिंग निकले वो कोई उसमें पहले वाले मीनिंग से परिवर्तित ना हो जाए, बिल्कुल उलट ना हो जाए। उसको एक्सप्लेन तो कर सकता है लेकिन उसको मतलब परिवर्तित नहीं कर सकता, उसमें परिवर्तन नहीं आना चाहिए। फिर उसके बाद एक जीवन बीमा निगम के मामले में भी ये, उसके बाद जितने भी फैसले आए हैं सभी में प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा मान लिया गया। इस प्रकार जो स्वतंत्र भारत के संविधान की प्रस्तावना है, खूबसूरत शब्दों की यहाँ पर भूमिका हुई है और यहाँ पर इसमें बुनियादी आदर्श और दार्शनिक जो भारत के संविधान की अवधारणा शामिल है। तो ये तो थे संविधान की प्रस्तावना की हमारी सारी की सारी जो एक कंप्लीट जो एक लेक्चर था। और लेक्चर को खत्म करने से पहले कुछ बातें जो आपको बता दूं, आजकल जो कोविड-19 जो संक्रमण चला हुआ है वैश्विक महामारी के तौर पर, आप ये देखिए कि पूरे दुनिया के बड़े से बड़े देश जो अपने आप को काफी एडवांस मानते थे, सबसे ज्यादा वही चपेटे में आए हैं। और इसका सबसे प्रमुख जो है कि बात इसमें कि इसका अभी तक कोई इलाज नहीं है, कोई वैक्सीनेशन इसकी नहीं बनी, कोई टीकाकरण अभी तक इसका नहीं हुआ, उसके ऊपर अभी रिसर्च जारी है, उसके ऊपर अभी सब प्रयोग हो रहे हैं। लेकिन उससे हटकर हम अपने रूटीन सामाजिक जीवन के बारे में बात करें कि हम इससे बच सकते हैं। आप यहाँ पर 2-3 बातें हालांकि मीडिया के थ्रू आपको टीवी चैनल, सोशल मीडिया, फेसबुक इन सब के थ्रू आपको मिलती रहती हैं। फिर भी एक मैं आपको याद करवा दूं, गर्म पानी का प्रयोग कीजिए पीने के लिए, दिन में 3 से 4 बार गर्म पानी कीजिए, चाय की तरह आप उसको पी सकते हैं, इतना गर्म तो पिया जा सकता है, जिससे कि गले में और म्यूकस नहीं बनता जिसको हम कफ बोलते हैं और छाती पे उसका इन्फेक्शन नहीं होता। अगर कहीं ना कहीं गले में थोड़ा सा भी संक्रमण होने की संभावना होती है तो गर्म पानी से वो डाइल्यूट हो जाता है, वो अंदर उसको पेट के रास्ते से बाहर निकल जाता है, गर्म पानी उसको वहां पर रुकने नहीं देता। दूसरी बात, आप सब्जी और फल लेने जाते हैं तो कृपया ग्लव्स पहन के जाइए। जो करेंसी नोट एक्सचेंज कर रहे हैं उसको कम से कम कीजिए, हो सकता है आप उतना का ही ले लिए जितने आपके पास पैसे हों, लेकिन फिर भी आप अगर उसको यूज कर रहे हैं तो जल्दी से जल्दी आप उसको सैनिटाइज कीजिए अपने हाथों को, या फिर हैंड वॉश अगर आपके पास अवेलेबल हो तो। सब्जियों को जितना अगर हो सके तो उबाल के खाइए, आप उसको पहले बॉईल कीजिए, उसके बाद उसको अपने रूटीन में प्रयोग में लेकर आइए, ठीक है। सिट्रिक फ्रूट ज्यादा खाइए जिसमें विटामिन सी होता है, संतरा, किन्नू तो और संतरा ये रस वाले फल होते हैं, जो खट्टे रसदार फल होते हैं, इनका प्रयोग कीजिए, इससे इम्यूनिटी बढ़ती है, ठीक है ना। और समय समय पर हाथ धोते रहिए, अनावश्यक तौर पर घर से बाहर ना जाइए। स्टूडेंट लोग खास करके, आपके पास बहुत अच्छा मौका है घर पे बैठ के पढ़ने का, इससे बचाव भी मिलेगा
और आपकी पढ़ाई भी एक तरह से अच्छी हो सकती है। ऑनलाइन पोर्टल आपको आजकल सब दे रहे हैं, ठीक है ना? तो बच के रहिए कोरोना से और थोड़ा टाइम पीरियड होता है, पूरी दुनिया इस टाइम थमी हुई है, तो हमें नहीं थमना है, हमने अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। मिलते हैं आपके साथ अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।